स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेक्युलर कोड की बात कहकर एक बार नई बहस को छेड़ दिया है। फिर से प्रधानमंत्री ने अपनी तीसरी सरकार के पहले स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाल किले से साफ संकेत दिया कि अब देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की तरफ तेजी से कदम बढ़ाया जाएगा। बतौर पीएम लगातार 11वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद उन्होंने यूसीसी की खुलकर वकालत की और इसे देश की मांग बताया। पीएम की इन बातों से ये तो स्पष्ट है कि मोदी 3.0 देश में यूसीसी लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाने जा रही है। लाल किले से इस बड़े अवसर पर पीएम के इस बयान के क्या क्या निहितार्थ निकलते हैं, इसकी व्यावहारिकता को भी समझने की कोशिश करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए जिससे आपको ये मामला समझ में आए। साल 2014 में सत्ता में आने के बाद बीजेपी के 3 मूल एजेंडे थे और पिछले 10 वर्षों में उनमें से 2 मूल एजेंडों जैसे कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना और अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण करना, ये 2 एजेंडे बीजेपी ने पूरे कर दिए हैं। और अब लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता पर जितना विस्तार से बात की, वो इस बात का साफ संकेत है कि बीजेपी का तीसरा और बाकी बचा मूल एजेंडा भी जल्द ही पूरा होने जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि हमने सांप्रदायिक सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है। अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि वो कानून जो देश को धर्म के नाम पर बांटते हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए। गलत कानूनों की आधुनिक समाज में कोई जगह नहीं है, इस पर देश भर में चर्चा होनी चाहिए। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। पीएम ने कहा कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं और देश के संविधान निर्माताओं का भी यही सपना था। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं। जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पिछले कई दशकों से वक्त वक्त पर देश की सरकारों से समान नागरिक संहिता लागू करने की उम्मीद जताता रहा है। मोदी सरकार में भी 2015 और 2017 में कम से कम 2 मौकों पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में यूसीसी लागू करने की आवश्यकता बताई है। पीएम ने एक बार क्लियर कर दिया था कि गठबंधन की सरकार होने के बावजूद यूसीसी पर मोदी सरकार के इरादे कमजोर नहीं हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और उस पर खूब चर्चा, बहुत समय से इस पर हम चर्चा करते रहे हैं। एक बार फिर चर्चा करते हैं और कोशिश करते हैं, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि बड़ा एक जिस तरह से, जिस कन्विक्शन के साथ बयान दिया गया है और 370 राम मंदिर 2 महत्वपूर्ण चीज़ें थी, इसके अलावा यूसीसी एक ऐसी चीज़ है जो भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री मोदी इसको लागू करना चाहते थे, तो निश्चित तौर पर उनका ये टेन्योर इस बड़े फैसले के लिए बहुत मुमकिन है जाना जाए। कुमार राकेश वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, संदीप मिश्रा जी सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ महिमा सिंह जी जो कांग्रेस की प्रवक्ता के तौर पर मेरे साथ जुड़ रही हैं, और अनिरुद्ध प्रताप सिंह प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं और बहुत फास्ट मैं चाहूंगा कि पहले एक बेस बन जाए। अनिरुद्ध जी पहले आप, और साथ ही साथ मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि अटारी वाघा बॉर्डर से लाइव तस्वीरें वो देखते रहेंगे। तो चर्चा की शुरुआत अनिरुद्ध जी आपसे करना चाहूंगा। कम्युनल सिविल कोड में हम जी रहे थे, इसके मायने थोड़ा संक्षेप में हमें समझाइए। प्रवीण जी, कम्युनल सिविल कोड कहा नहीं जा सकता, इसको क्या कहना चाहिए? ये कहां से समान नागरिक संहिता है? भाई, एक धर्म के लिए, एक विशेष संप्रदाय के लिए अलग कानून और बाकी धर्मों के लिए अलग कानून,
तो जाहिर सी बात कम्युनल तो है ही है। और वो लोग इसका विरोध करते हैं कि जहां पे जब समान नागरिक संहिता बनाने की बात होती है तो वो लोग कहेंगे कि आप सेकुलर नहीं है, और जो लोग कम्युनल यूसीसी की कम्युनल नागरिक संहिता जिनके पास जो जिन्होंने बनाया वो कहेंगे कि क्या कहते हैं हम सेकुलर है। ये तो गजब का इनका सबका डबल स्टैंडर्ड होता है। तो जाहिर सी बात है जब एक संप्रदाय के लिए अलग और बाकी संप्रदायों के लिए अलग, ये देश है, देश के अंदर एक निशान दो विधान नहीं चलता। ये भारतीय जनता पार्टी, श्यामा मुखर्जी उनके फाउंडर, उनका ये कन्विक्शन था, एक देश में दो निशान दो विधान नहीं चलेंगे। फिर 370 को खत्म किया गया। उसके बाद में दूसरा एजेंडा खैर राम मंदिर पे था, लेकिन राम मंदिर हमारे लिए वैचारिक अधिष्ठान का विषय था, कोई राजनीतिक अधिष्ठान का विषय नहीं था। यूसीसी एक देश के अंदर, पूरे विश्व में बता दीजिए, पूरे विश्व में कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री जो अपने को कहते हैं, कहीं पे दो कानून लगते हैं। अनिरुद्ध जी, वैलिड पॉइंट है। एक सवाल और जो आपकी तरफ आएगा वो मैं पहले ही आपसे पूछ लेता हूं। पिछले 2 टेन्योर में इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर क्या कदम उठा और क्यों नहीं उठ पाया? अगर इतना ही जरूरी था तो पिछले 2 टेन्योर जब आप थंपिंग मेजोरिटी के साथ थे, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली थे, तो ये 2 बड़े फैसलों के साथ तीसरा भी हो जाना चाहिए था। प्रश्न आपने बहुत अच्छा पूछा और विपक्ष यही कहेंगे, और विपक्ष की आदत है कि आज क्यों हो रहा, पहले क्यों नहीं हुआ। अच्छा, पहले क्यों हुआ? जब ये 370 हटा, उसके बाद कुछ और आए, सीए आए, तमाम चीजें आई, ये इतना फास्ट ट्रैक पे इतनी स्पीड से क्यों चल रहे, इतनी जल्दी क्यों है? ये इनकी हैबिट है। आज क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ? अगर एक साथ होता है तो ऐसा इतनी तेजी से क्यों? क्योंकि इनको तो करना है नहीं, इनको सिर्फ क्या है कि तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करनी है। आप इनके ही उसमें देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था शाहबानो के केस में, लेकिन राजीव गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने एक विधवा महिला जो 70 साल की महिला है, उनको 100 रुपया क्या कहते हैं गुजारा भत्ता देने के नाम। ठीक है अनिरुद्ध जी, मैं आऊंगा। देखिए, मैं सवाल ये दोबारा आपके पास लेकर आऊंगा, आप इस पर और थोड़ा सा विचार करेंगे हम, कि सवाल यही रहेगा, क्योंकि महिमा जी भी हो सकता है ये सवाल उठाएं। लेकिन महिमा जी, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा बताएं। आर्टिकल 44 वैसे ही कहता है कि हमारे देश, ये मतलब कोई नई बात नहीं है, ये हमारा देश जब से बना है तब से ही सरकार की जिम्मेदारी है कि वो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करवाए। ये सरकार की जिम्मेदारी आर्टिकल 44 में वैसे ही तय की गई। तो ये तो अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए। संविधान की तो आप इतनी बात करते हैं, संविधान को तो बिल्कुल सर पे रख के उसको साथ में लेकर शपथ ली गई है। बहुत खुशी का मौका है। आज 78वां हमारा स्वतंत्रता दिवस है, तो सारे देशवासियों को सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहूंगी कांग्रेस पार्टी की ओर से। और उसी के साथ साथ आज के भाषण को सुनते हुए जो पंक्तियां मन में आई वो भी कह देना चाहती हूँ कि आज का जो सबसे लंबा आज तक का भाषण था प्रधानमंत्री का, उसमें जिस प्रकार की वो बातें कर रहे थे, एक तो वो कहावत याद आती है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, और दूसरी बात जो आई मन में वो ये थी कि वतन का हाल जब सुनाने लगेंगे पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, भीड़ में कहीं खो गई आदमियत जिससे ढूंढने में जमाने लगेंगे। यही हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिनके चंद सांसद जो हैं वो अभी चुनाव से पहले जगह जगह घोषणाएं कर रहे थे कि भाई हमें 400 पार दे दो ताकि हम संविधान को बदल पाए। तो संविधान के साथ, बाबा साहब अंबेडकर के साथ भाजपा की जो हमें लगता है कि मन के अंदर जो उनका मतभेद है वो सार्वजनिक हो चुका है, और आज से नहीं हुआ, उस दौर से है जब बाबा साहब अंबेडकर हिंदू पर्सनल लॉ में अमेंडमेंट्स लाना चाहते थे, संशोधन लाना चाहते थे और लेकर आए। 1950 के दशक के मध्य तक उसमें संशोधन लेकर आए, और उस दौर में आरएसएस ने, जनसंघ ने जी तोड़ विरोध किया था, और भाजपा के, आरएसएस के उस समय के जो लीडर्स थे, जो आइडियोलॉजिकल गुरुज थे, उन सब ने जमकर विरोध किया था उन सब संशोधनों का। तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के साथ, डॉक्टर बी आर अंबेडकर के साथ और संविधान के साथ और धर्मनिरपेक्षता के साथ भाजपा का वैर आज का नहीं है, दशकों पुराना है। ये तो स्वतंत्रता संग्राम से पहले का है, इसीलिए हमें मालूम है कि महिमा जी, मैं आमतौर पर टोकता नहीं, पर मैं चाहूंगा महिमा जी, मैं आमतौर पर टोकता नहीं, क्योंकि 2 और मेहमान हैं, देखिए वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, वकील भी। मैं चाहूंगा इस पॉइंट पर आप जानकारी दें। आर्टिकल 44 वैसे भी कहता है, जो मेरा प्रश्न है वो अब भी वैसा का वैसा बरकरार है। आपने अपनी बात कही है, मैं चाहूंगा आप मेरे प्रश्न का जवाब दें। देखिए, आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर यही है कि जो संविधान के अंदर प्रावधान है, और उसके साथ ही साथ हमारे संविधान के अंदर तो राइट टू इक्वालिटी का, समानता के अधिकार का प्रावधान भी है।
तो इसलिए संविधान जो कहता है उसे एक पंक्ति में आपके शो पर उस पर चर्चा करना तो नामुमकिन है। लेकिन जो विधि आयोग की जो रिपोर्ट 21वां विधि आयोग जिसका गठन इसी सरकार ने किया था, उसकी एक रिपोर्ट जो आई थी 31 अगस्त 2018 को, गूगल पर ऑनलाइन मौजूद है, लोग पढ़ सकते हैं। उसके पेज नंबर 182 पर और पैरा नंबर 1.15 के अंदर जो बात कही उसके कर्ताधारों ने, वो जरूर मैं आपको पढ़कर सुना देना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि जब भारतीय संस्कृति की विविधता का जश्न मनाया जा सकता है और मनाया जाना चाहिए, तब इस प्रक्रिया में विशेष समूहों या समाज के कमजोर वर्गों को वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इस पर विवाद के समाधान का संकल्प सभी भिन्नताओं को खत्म करना नहीं है। इसलिए समान नागरिक संहिता न तो इस स्टेज पर जरूरी है और न ही वांछित है। अधिकांश देश अब विभिन्नताओं को मान्यता देने की ओर बढ़ रहे हैं और इसका अस्तित्व भेदभाव नहीं है, बल्कि ये एक मजबूत लोकतंत्र। ये देखिए, इतना जटिल विषय होता है ना कि इसको बड़ी बारीकी है। से समझने की जरूरत है। और इसलिए भी जरूरत है क्योंकि हम जब लॉज की बात करते हैं, हम जब कोड्स की बात करते हैं तो वो एक डिफरेंट चीज होती है, और हम जब संस्कृति की बात करते हैं तो वो अलग। हाँ, कुछ जगहों पर ये आपस में भाषा में नहीं बता रही आपको। एक मिनट ये तो विधि आयोग की रिपोर्ट पढ़कर मैं महिमा जी, आपकी बात एडमिट हो गई। मैं उस पर कुछ नहीं कह रहा हूँ, बात सुनिए आप। मैं उस पर कुछ नहीं कह रहा हूं, आप बात ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं दर्शकों से भी ये कहना चाहता हूं क्योंकि अल्टीमेटली हम आप जो डिस्कशन कर रहे हैं ये मेरे आपके लिए नहीं है, हम डिस्कशन उन दर्शकों के लिए कर रहे हैं जिनके जहन में ये बात जाए। यूसीसी को लेकर कई जगह कंफ्यूजन डाला जाता है, कई जगह गलत खबरें डाली जाती हैं, इसीलिए यहां पर एक बुद्धिजीवियों का पैनल बैठता है जो सही बात, सही जानकारी दे पाए। तो अब मैं क्योंकि संदीप मिश्रा जी, कुमार राकेश जी दोनों मौजूद हैं। संदीप जी कानून के जानकार हैं और पत्रकार के तौर पर राकेश जी लंबे समय तक देखते रहे इन मामलों को। एक एक करके बात करते हैं। संदीप जी, पहले आप मुझे बताएं, व्यवहारिक रूप से कानूनी तौर पर अमली जामा पहनाने में कई व्यवहारिक समस्याएं, ये हम सब जानते हैं क्योंकि आज की बहस नहीं, और ऐसा होता कि ये आसान एक चुटकी का काम होता कि आइए कल से लागू कर देते हैं तो ये हो गया होता, क्योंकि ये बात सिर्फ ले देकर घूम फिर कर मुसलमानों तक ले जाई जाती है, उस पर राजनीति होती है। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो इससे प्रभावित होगी। सरना आदिवासियों की बात होती है या राजस्थान की कई परंपराएं हैं। हिंदू मैरिज कोड में भी कई ऐसी बातें हैं जिसमें दक्षिण में क्या होता है, हरियाणा की खाप पंचायत, ऐसी कई चर्चाएं होती रही हैं। उस पर मैं बहुत लंबी लंबी चर्चा कर चुका हूं, इसलिए मैं चाहूंगा नटशेल में मुझे बताएं इसकी व्यवहारिकता, और आपको क्या लगता है जब ये होगा तो कुछ चीजों को छोड़ा जाएगा। कुछ सेक्युलर सिविल कोड जब कहा जाता है तो आपको लगता है कि कुछ नई चीजें इसमें निकलकर सामने आएंगी? देखिए प्रवीण जी, हम सभी लोग बैठ रहे हैं तो क्योंकि मैं अधिवक्ता हूं, आप पत्रकार हैं, तो हम लोगों का काम है कि तथ्य सामने रखा जाए और राजनीतिक दलों का काम है जो करेंगे ही। तो मैं तथ्य पे आता हूं कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात संविधान सभा में चल रही थी तो के.एम. मुंशी साहब जो थे इस पे खुल करके बोले थे और संविधान सभा के वो सदस्य भी थे। तो उनका जो कहना था कि अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दो चीजें रास्ते में आ सकती हैं। पहला ये कि क्या जो हमें आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है वह क्या रास्ते में आड़े आएगी। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा संविधान सभा में, क्या यह माइनॉरिटीज पे या अल्पसंख्यकों पे अत्याचार होगा। तो इस विषय पे जब चर्चा हुई और चर्चा के बाद जो कंक्लूजन निकला, अगर सब लोग पढ़ने में रुचि रखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट वॉल्यूम 7 का पेज 547 और पेज 548, ये दोनों अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि संविधान सभा के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने, कांग्रेस के जो वरिष्ठ सदस्य थे, सभी लोगों ने क्या रुख रखा था। तो वहां पर के.एम. मुंशी साहब ने कहा था कि मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड माइनॉरिटीज के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह तो अत्याचार कहिए तो मेजॉरिटी के ऊपर ही कर रहा है। और मेजॉरिटी के साथ अत्याचार करने के साथ ही क्या हुआ कि आपने देखा कि जैसे ही संविधान आया हमारे ऊपर हिंदू कोड बिल लाद दिया गया, हमारे पर्सनल लॉ की बात नहीं हुई। एक कम्युनिटी को पर्सनल लॉ की आजादी दे दी गई और हमारे लिए कोडिफाइड लॉ ले आ दिया गया। आपने जैसा सुना कि आरएसएस के लोगों ने विरोध किया, क्या किया, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन बात विरोध इसलिए नहीं हो रहा था कि कोडिफाई क्यों किया गया। विरोध इस बात के लिए हो रहा था कि एक कम्युनिटी के लिए आप कोडिफाई करते हैं और दूसरी कम्युनिटी के लिए कहते हैं कि आपके लिए पर्सनल लॉ रहेगा। अब मैं एक बात आता हूं, दोनों सवालों का जवाब दे देता हूं। संविधान सभा में जो बात हुई थी, थोड़ा सा लोग जान जाए इसलिए मैं आपसे जी ठीक है सुन रहे हैं हम आप।
हाँ, तो केएम मुंशी साहब ने जवाब दिया कि 25 रास्ते में नहीं आता है, क्योंकि आर्टिकल 25 एब्सोल्यूट राइट नहीं है। आपको धार्मिक आजादी पूरी तरह से नहीं मिली हुई है। आर्टिकल 25 का क्लाज 1 जब आप पढ़ेंगे तो शुरू होता है सब्जेक्टेड टू पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी एंड अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। मतलब संविधान में जो आपको मूल अधिकार दिए गए हैं उनका ध्यान रखना है, पब्लिक ऑर्डर का ध्यान रखना है, नैतिकता का ध्यान रखना है। तो जब आपको धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती है, इसके साथ 3 रेस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं और केवल इतना ही पढ़ के हम लोग चुप हो जाते हैं। 25 का दूसरा पार्ट नहीं पढ़ते हैं। 25 का दूसरा पार्ट कहता है कि यह कहीं से भी राज्य सरकार को अदर सेकुलर एक्टिविटीज जिसमें कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या फिनेंशियल अपग्रेडेशन के लिए करने के लिए रोकता नहीं है। मतलब साफ है कि आर्टिकल 25 रास्ते में नहीं आता है बिल्कुल। इसके मैं संदीप जी चाहूंगा थोड़ा सा, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं और मैं चाहूंगा कि थोड़ा डिटेल में आपको सुनूं, लेकिन कुमार राकेश जी भी बड़ी देर से सुन रहे हैं और मैं जानता हूं कि बड़े अच्छे जानकार हैं, उनसे पहले भी इस मुद्दे पर बात हो चुकी है, तो मैं उनको भी चर्चा में शामिल कर लूं। ब्रेक पर चला जाऊंगा तो बड़ा इनजस्टिस हो जाएगा कि इतनी देर तक वो सुनते रहे, उनको हम नहीं सुन पाए। कुमार राकेश जी, व्यवहारिकता पर मैं आपकी टिप्पणी जरूर चाहूंगा कि हम सब जानते हैं, देखिए कानून के तौर पर संदीप जी ने बता दिया, पॉलिटिकल व्यूज हमारे सामने, प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा शक्ति भी हम देख रहे हैं। व्यवहारिक रूप से ये कितना संभव आपको दिखाई देता है और इसमें क्या क्या चीजें आड़े आ सकती हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाएगा? डॉक्टर प्रवीण जी, पहले आपको और समस्त दर्शकों को और देशवासियों को हमारा जो स्वाधीनता दिवस है, जो स्वतंत्रता है, 78 साल का होने जा रहा है, 70 साल पूरा किया है, सबको बधाई, शुभकामनाएं और अभिनंदन। इसके साथ ही हम 77 साल तक क्या करते रहे। भारतीय संविधान का निर्माण 1950 में घोषणा की गई। उस घोषणा के बाद माननीय संदीप जी ने, माननीय अधिवक्ता भी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता भी हैं, महिमा जी ने भी, अनिरुद्ध जी ने अपनी अपनी बातें रखी। संदीप जी ने तकनीकी जानकारी दी, अनिरुद्ध जी ने अपनी राजनीतिक जानकारी दी, महिमा जी ने ऐसा जलेबी खिलाया कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं उसको खाऊं या निगलूं या फेंकूं। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं, ये व्यवहारिक है। आप संविधान की बात कर रहे हैं, 25 से 28 तक जो आजादी की बात है, उसको जिस तरह डिफाइन किया, जिस तरह उन्होंने किया, मुंशी की बात कही, उसके अलावा मैं एक कोट करूंगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण कोट है। हालांकि इतिहास और फैक्ट्स बताता है कि 1930 में जवाहरलाल नेहरू जी ने भी ये लाने की कोशिश की थी। उस वक्त से वो चर्चा कर रहे थे, विद्वान थे, अधिवक्ता भी थे और कई तरह के मामलों के जानकार थे नेहरू जी, लेकिन ना ला पाए। क्यों नहीं ला पाए? उसके बाद विरोध भी हुआ, संविधान सभा में कई तरह के विरोध हुए। आपने इसके आर्टिकल 44 की बात कही, बिल्कुल सही कहा। 2016 में विधि आयोग का गठन हुआ, फिर से पुनर्विचार की बात आई। अभी कल एक मौलाना रशीदी का वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, वायरल हो रहा है। उन्होंने ये कहा, मैं इस चीज को इसलिए जोड़ रहा हूं कि भारत माता की जय और वंदे मातरम कहना गुनाह है। अब समझिएगा मानसिकता को। उसमें महिमा जी की भी मैं टिप्पणी जानना चाहूंगा और अनिरुद्ध जी की भी और संदीप जी की भी कि ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है या नहीं है। इसके अलावा ये एक बाबा साहब अम्बेडकर कोट है, मुझे आप मुझसे 10 सेकंड ज्यादा देंगे, मैं इस कोट को पढ़ना चाहूंगा। मैं एक चीज बस ऐड करना चाहूंगा कुमार राकेश जी की, अगर कोई एक इक्का दुक्का लोग जो जहनी तौर पर दिवालिया हैं, वो लोग क्या कहते हैं, वो बहुत महत्व का विषय नहीं। दूसरी बात, यूसीसी आ जाने बाद, कोई कानून लागू होने के बाद सब लोग ये बोलना बंद कर देंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए इनको छोड़ दीजिए। इंपॉर्टेंट है, मैं उसको सिर्फ पढ़ना चाहूंगा, 4 लाइन की है। मैं व्यक्तिगत, उनका कोट अनकोट है कि मैं व्यक्तिगत रूप से समझ नहीं पा रहा हूं कि किसी धर्म, मजहब को यह विशाल व्यापक क्षेत्राधिकार क्यों दिया जाना चाहिए। ऐसे में धर्म जीवन के प्रत्येक पक्ष में हस्तक्षेप करेगा और विधायिका को उस क्षेत्र पर अतिक्रमण से रोकेगा। यह स्वतंत्रता हमें क्या करने के लिए, क्या यही करने के लिए मिली है? हमारी सामाजिक व्यवस्था असमानता, भेदभाव, अन्य चीजों से भरी है। यह स्वतंत्रता हमें इसलिए मिली है, हम इस सामाजिक व्यवस्था में जहां हमारे मौलिक अधिकारों का साथ विरोध है। ठीक है, सामान्य तौर पर यह बात बहुत सही है और ये हम सब जानते हैं। हम सुनते आए हैं कि एक घर में 2 कानून नहीं चल सकते। 10 सेकंड में बात खत्म करूंगा कि महिमा जी ने धर्मनिरपेक्षता की बात कही, उन्होंने 400 पार की बात कही, अंबेडकर साहब की बात कही, मैंने सुना दिया। क्या वो अपने एक भारतीय होने के नाते
ये इस बात को आत्मसात करेंगी कि कांग्रेस ने इतने वर्षों तक उसको नहीं लाए, उसमें कारण क्या था। तो कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ सवाल आया था, इसलिए अनिरुद्ध जी पहले महिमा जी के पास जाना चाहूंगा, खुद भी कानून की जानकार हैं। तो महिमा जी, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एक वकील होने के नाते, एक महिला होने के नाते, एक भारतीय नागरिक होने, आप तीन बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाओं में आज पैनल पर हैं। आप ये बताएं कि यूसीसी को लेकर, यानी देश में एक समान कानून होना चाहिए, इस पर आपकी राय क्या है? मैंने आपसे जैसा पहले कहा उसी बात को दोहराऊंगी मैं डॉक्टर तिवारी, क्योंकि आपके पैनल पर जो सब लोग बैठे हुए हैं, मुझे लगता है ये स्पष्ट हो जाता है कि एक तरह की इंक्लिनेशन लेकर के बात चल रही है, और दूसरे पक्ष को, क्योंकि मैं यहाँ पर उसका प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, तो ये बताना और याद दिलाना आवश्यक है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी समान नागरिक संहिता के ऊपर टिप्पणी करते हुए ये कहा था दैट इट इज अ डेड लेटर। ये क्यों कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने, उसके लिए उस फैसले के अंदर आप जाकर देखें तो आपको समझ में आएगा। लेकिन आज जिस कम्युनलिज्म की, जिस सांप्रदायिकता की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उसके तो कर्ताधार, उसके तो हम कह सकते हैं कि फ्लैग बेयरर भाजपा और प्रधानमंत्री स्वयं रहे हैं, और पिछले 10 वर्षों में तो हमने पहले से भी ज्यादा देखा है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। मैं नागालैंड में चुनाव के दौरान, पिछले वर्ष वहां के जो चुनाव थे उसके दौरान वहां मौजूद थी। हमने 1 महीना 30 दिन लगातार प्रतिदिन भाजपा को चुनौती दी कि आप आइए और हमारे साथ समान अधिकार संहिता के ऊपर हमारे साथ चर्चा कीजिए, डिबेट कीजिए। हमारे बड़े बड़े नेताओं ने आकर, जयराम रमेश जी ने स्वयं वहां आकर, वहां पर भाजपा के प्रतिनिधि नलिन कोहली थे वहां के इंचार्ज, बार बार कहा कि आप स्पष्टीकरण तो दीजिए, आप ये तो बताइए कि आप देश के अंदर 100 से ज्यादा जो जनजातियां हैं, पूरा का पूरा पूर्वोत्तर जिसमें आ जाता है, देश का बहुत बड़ा अहम हिस्सा है, उनके लिए आपके मन में क्या है? आप अपनी मानसिकता का स्पष्टीकरण दीजिए, जरा स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि देश के अंदर कानून गुप्त रास्ते से तो नहीं बनाए जाते ना, एक कंसेंसस से बनाए जाते हैं। बावजूद हमारी बार बार आग्रह करने के भाजपा की तरफ से हमें मिला शून्य, कोई उत्तर नहीं आया, कभी नहीं आया, क्योंकि कोई उत्तर है नहीं, क्योंकि भाजपा के जो इरादे मैं हैं, क्या आपके जवाब को ऐसे मानूं कि महिमा जी ये कह रही हैं सामने आ गए कि यूसीसी नहीं होना चाहिए? क्या सीधे सीधे ऐसे मानूं, या यूसीसी होना चाहिए बट कुछ और बेहतर तैयारी के? क्या कहना चाह रहे हैं आप? मतलब यूसीसी पर आपका स्टैंड क्या है? कांग्रेस पार्टी का स्टांस इस देश के संविधान पर, लोकतंत्र पर पूरा विश्व जानता है डॉक्टर तिवारी, ये मुझे लगता है कोई नई बात नहीं है बताने की। और जो हमारा जो टेक है इन सभी इश्यूज के ऊपर, वो ये है कि जो देश है ये संविधान से चलता है, इस देश के अंदर कानून का राज है, इस देश के अंदर ना पुलिस तो का मतलब राज यूसीसी है, यूसीसी के विरोध में नहीं है, लेकिन यूसीसी सही तरीके से लागू हो, ये कह रहे हैं? दिए गए हैं, मैं आपकी बात का उत्तर दे दूं। संविधान के अंदर जो प्रावधान दिए गए हैं, जो तरीके दिए गए हैं, जिन तरीकों से अभी थोड़ी देर पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की चर्चाओं की बात हो रही थी, ऐसी चर्चाओं से ये देश चला है। बैकडोर एंट्री से लाए गए कानूनों से ये देश नहीं चला है। 150 सांसदों को बर्खास्त करके महिमा जी, कानून पारित मैं कर दिया मतलब है। ऐसे समझू ना कि यूसीसी लाइए पर चर्चा करके लाइए हमसे, आप ये कह रही हैं यूसीसी लाइए पर चर्चा करके लाइए हमसे। ये कांग्रेस पार्टी का जो स्टांस है वो संविधान के पक्ष में, लोकतंत्र के पक्ष में। सेक्युलर शब्द लाने वाले हम थे, लेकिन सेक्युलर शब्द हटाने के लिए आज भाजपा के एक नेता सर्वोच्च न्यायालय में लड़ रहे हैं। ये विषयांतर हो जाएगा, मैंने पूरा प्रयास किया, मैंने आपको पर्याप्त और जैसे ही आपने सेक्युलर शब्द बोला, संदीप जी, कुमार राकेश जी दोनों ने उंगली खड़ी कर दी। मैं आता हूं संदीप जी और कुमार जी आपके पास आता हूं, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता अनिरुद्ध जी का मुझे एक कमेंट लेना पड़ेगा इस पर। अनिरुद्ध जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि सबको साथ में लेकर, सबका साथ सबका विकास में हम विपक्ष को भी मान लें, और विपक्ष भी क्योंकि अब ठीक ठाक तादाद में आया है तो उसको जनता की आवाज मानते हुए इस पर चर्चा, विचार विमर्श, और जो दूसरे लोगों की चिंताएं हैं, चाहे वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं है, कई ऐसे आदिवासी समुदाय हैं, अल्पसंख्यक समुदाय बहुत बड़ा है, इसमें सिख भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, अन्य कई समुदाय हैं, उनके अपने रीति रिवाज हैं। इन चीजों का कंसीडरेशन सब किया जाएगा? प्रवीण जी, अभी ये कहा जा रहा था कि सेक्युलर वर्ड आया। सेक्युलर वर्ड जब आया, आपातकाल देश को, संविधान को रौंद के उन्होंने जबरदस्ती उसमें लिखा था, अदरवाइज सेक्युलर वर्ड नहीं था। बाबा साहब अंबेडकर यूसीसी के फेवर में थे, और नेहरू जी ने किससे चर्चा करके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना दिया था, और हिंदू कोड बिल लाए। हिंदू कोड बिल में सिख भी है, जैन भी है, बौद्ध है, सब है, केवल क्रिश्चियन और मुसलमान नहीं है उसमें। ठीक,
और उसके बाद में बहुत सिंपल से बट टेक्निकल इशू और टेक्निकल और ये सब चीजें जनता नहीं समझती, ये सब फालतू बातें हैं। नागालैंड में किया, वहां किया, यहाँ किया। अगर कहीं पे पूरे देश में बाल विवाह गुनाह है तो गुनाह है, उसमें कोई नहीं है। बहुत से लोग हैं रीति रिवाज में बाल विवाह करना पसंद करते, लेकिन गुनाह है वो सरकार की नजर में। और जब देश संविधान से चलता है तो एक देश में रहने वाले दो व्यक्ति के लिए, एक के लिए अलग कानून, एक के लिए अलग कानून, ये कैसे है? यही लोग जम्मू कश्मीर में 370 लगा के बैठे हुए थे। तो ये अगर इतना ज्यादा 370 था, उसको परमानेंट नेहरू जी ने नहीं किया था ना, उन्होंने कहा धीरे धीरे घिसते घिसते घिस जाएगा। इसका मतलब 370 जरूरी नहीं था, उनको भी समझ में था कि जबरदस्ती इंपोज करना तुष्टीकरण के लिए किया गया है। और यहाँ पे इधर उधर की क्या बात हो रही, सीधी सीधी बात हो रही, क्यूसीसी आना चाहिए और आएगा भी। ये कन्विक्शन है हम लोगों का, ये भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का कन्विक्शन था। क्यूसीसी भाई, एक देश में दो विधान कैसे चल सकते हैं? एक के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड होगा और एक के लिए मान ले सपोज करिए हिंदू और मुसलमान या सिख या मुसलमान दो लोग शादी करके, तो भैया किसका कानून लगेगा? आपने साहबानों के केस में क्या किया? अगर सुप्रीम कोर्ट की इतनी आप लोग इज्जत करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आज भी है कि यूसीसी लगना चाहिए देश के अंदर। कैसे दो खैर वो तो हमने आर्टिकल 44 की बात करी है ना, आर्टिकल 44 में वैसे ही लिखा हुआ है, वो आर्टिकल 25 का फिर हवाला दिया जाता। संदीप जी ने बताया, बहुत पुरानी बहस। महिमा जी संक्षेप में आप अगर कुछ ऐड ऑन करना चाह रही तो प्लीज। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि सेक्युलर शब्द की बात जब कर रहे हैं भाजपाई, तो मैंने तो इतिहास बता दिया, लेकिन आज वर्तमान में इस जनरल इलेक्शन से पहले हमने सुना किस तरह प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिकता खुद फैलाने का काम किया, लेकिन इनके जो अलायंस हैं वो आंध्र प्रदेश के अंदर 4% रिजर्वेशन दे रहे हैं मुसलमानों को। भाजपा अपना टेक आज तक उसके ऊपर जो है क्लियर नहीं कर पाई है। और आज भी हमें ये नहीं पता कि आज मैं एक तो थोड़ा सा समय भी बचा लूं, थोड़ा विषयांतर होने से भी बचा लूं, तो विषयांतर भी ना हो और समय भी बच जाए, इसका प्रयास मेरा रहता है। तो भाई कुमार राकेश जी की आवाज दी जाए। कुमार राकेश जी, मैं व्यवहारिकता की बात करना चाहूंगा कि सबके हित साध कर चला जाए, इसके लिए क्या किया जाए। मैं संदीप जी आ रहा हूं, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं। कुमार राकेश जी। नहीं, अभी मैं उस बात को, जैसे आपने कहा कि डिरेल ना होना चाहिए बहस जो सेकुलर सिविल कोड की बात कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसमें अभी मैं महिमा जी से ज्ञान चाहूंगा, विद्वान अधिवक्ता है, आपने दूसरे संदीप जी भी हैं, अखिले अनुरुद्ध जी भी हैं। मैं थोड़ा ज्ञान चाहूंगा कि संविधान 44 आर्टिकल पर सभी लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन 47 नशाबंदी है और 48 गो हत्या पे कोई चर्चा नहीं करता, संविधान में उद्धृत है। एक सेकुलर की बात कर रहे हैं, तो सेकुलर शब्द नेहरू जी का सपना था जो उनकी पुत्री ने पूरा किया 1975 में, देश में आपातकाल लगा करके। आपातकाल का सबसे बड़ा आउटकम वही था कि आपातकाल नहीं लगता, वो जो संविधान के का मूल सील हरण किया इंदिरा गांधी ने, तो वो नहीं होता। अब ये चस्पा करने की बात करते हैं कि संप्रदाय की बात और सेकुलर की बात करते हैं। आज जो मोदी जी ने बात कही है, महिमा जी से ज्ञान चाहूंगा, क्या लॉ बोर्ड सेकुलर है? सेकुलर है, आपकी आपत्ति को पूरी तरह दर्ज कराऊंगा। आप अपनी पूरी बात रखने, आपका पूरी बात रखने का अधिकार है। महिमा जी, आपकी बात को लिया जाएगा, आप इसको काउंटर करना चाहें अवश्य करिएगा। मैं ज्ञान चाहूंगा, आप लोग विद्वान अधिवक्ता भी है, राजनीतिक पार्टी के एक मिनट सुन लीजिए महिमा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। संविधान उद्धृत है, संविधान का मजाक उड़ाया कांग्रेस ने, तो ओपन फैक्ट है, एनीबॉडी कैन एक्सेप्ट इट। भाई गलती हुई तो मान लीजिए, जैसे मुलायम सिंह ने कहा बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, अब कुमार राकेश जी मैं जाऊंगा। देखिए क्या होता है कि आमतौर पर, एक मिनट जरा एक बार ऑडियो डाउन कर दीजिए भाई सबका। मैं आपसे भी विनम्र निवेदन करूंगा मेरी टीम से। एक मिनट कुमार राकेश जी शांत हो जाइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है क्योंकि, शांत हो जाइए। ये बात सही है कि हम जब एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करते हैं, एक पैनल होता है, मैंने शुरुआत में कहा था हमारी एक जिम्मेदारी होती है कि लोग हमें सुन रहे होते हैं और वो लोग इतिहास को बहुत सुन चुके हैं। ऐसा बहुत सारे आजकल यूट्यूबर्स भी यही काम कर रहे हैं। आप लोगों के साथ जब मैं बैठता हूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि उनको आज प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है उसके महत्वपूर्ण बिंदु समझ में आए, ऐसी मेरी। और महिमा जी आपकी आपत्ति ठीक है अपनी जगह, लेकिन मैं ये शिकायत भी दर्ज करना चाहूंगा कि कई जगहों पर आप भी इतिहास में लेकर गई। आप जब कोई पॉइंट बोलती हैं फिर आप उनको पिंच कर देती हैं, फिर वो बात बोलते हैं। मैं इन चीजों पर नहीं जाना चाहता, आप अपनी संक्षेप में बात रखें। कुमार राकेश जी की बात पर आपकी आपत्ति थी, संक्षेप में आप अपनी बात रखें, तो मैं संदीप जी के पास जाऊं। डॉक्टर तिवारी, मेरी बात जहां जहां इतिहास में या कहीं और गई, आपने मुझे निरंतर रोका और टोका और मैंने उस बात का उसके अनुकूल ही उत्तर दिया।
लेकिन अभी यहाँ पर जो बात हो रही है, आप इमरजेंसी पे जाना चाहते हैं, जिसपे हम बार बार स्पष्टीकरण दे चुके हैं, तो फिर 2002 के गोधरा में भी ले चलिए। फिर आप कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय ने क्लीन चिट दे दिया, तो हम पूछेंगे क्लीन चिट तो आपको अभी 2 बरस पहले मिला है। 20 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि तब प्रधानमंत्री नहीं थे, माफी मांग ली थी क्या देश से? सांप्रदायिकता के चलिए, अब मैं महिमा जी उम्मीद करता हूं कि आपको लगा होगा कि बैलेंसली आपको भी बोलने का मौका मिल गया एक पुराने विषय पर जिस पर आप बोलना चाहती थी। अगर राकेश जी ने वही बात, अनिरुद्ध जी अब उस पर आएंगे और ये पूरी चर्चा जो है कहीं की कहीं चले। अनिरुद्ध जी आप भी बोल लीजिएगा, आपका समय है, आपका पूरा अधिकार है, सम्मानित सदस्य हैं आप इस पैनल के। संदीप जी मुझे ये बताएं, व्यवहारिक चुनौतियां, एक शिकायत जो आई कांग्रेस प्रवक्ता महिमा जी की तरफ से वो ये कि पैनल पर ऐसा लग रहा है कि सब जो है एक सुर में एक तरफ की बात कर रहे हैं। मैंने उसको नजरअंदाज नहीं किया क्योंकि ये कई बार चीजें बहुत महत्वपूर्ण भी होती हैं और उनको ऐसा लगा कि वो अकेली पढ़ रही। मुझे जरा व्यवहारिक चुनौतियां बताइए, क्योंकि व्यवहारिक चुनौतियां ना होती तो 10 साल पहले जब प्रधानमंत्री मोदी आए और 3 महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनमें से 2 पूरे हो गए हैं, ये तीसरा भी पूरा हो जाता। और अगर कांग्रेस ने भी कई बार प्रयास किया, नहीं कर पाए, तो कोई ना कोई तो चुनौती रही होगी। व्यवहारिक चुनौतियां क्या हैं और कैसे पार पाया जा सकता है? डॉक्टर साहब देखिए, पहली बात तो एक बात कही जाती है, नेवर ब्लेम द रेफरी। तो आपकी स्थिति तो पहली बात तो रेफरी के उसमें है, तो मैं तो कहूंगा किसी को इस तरह से ब्लेम नहीं करना चाहिए। मुद्दे पे आते हैं। आपकी पहली उम्मीद थी कि महिमा सिंह जी से आप 3 रोल में उनसे बातें सुन पाएंगे, कि अधिवक्ता के रूप में, कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में और महिला के रूप में। मेरी भी उम्मीद उनसे यही थी। लेकिन मैं एक सवाल थोड़ा सा डालता हूं, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार हमारे शास्त्रों में नहीं था। सेक्शन 6 जो है अमेंड किया गया हिंदू सक्सेशन एक्ट, जिससे कि महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार मिले। दूसरी बात, हमारे शास्त्रों में कहीं तलाक का प्रावधान नहीं था, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोविजन किया गया कि तलाक की व्यवस्था की जाए। अब इन सब बातों को आप कहेंगे, प्रधानमंत्री जी ने आज क्या किया? कम्युनल कहा। क्यों कहा? इसीलिए कहा कि एक तरफ तो संसद हिंदुओं के लिए हर विषय में जहां पे शास्त्रों में व्यवस्था नहीं है, परंपराओं में व्यवस्था नहीं है, वहां पर आप कानून बना रहे हैं, और दूसरे के लिए आपने जो है पूरा फ्री छोड़ दिया, जो मन करे सो करो। और जब संसद कानून बना रही है तो उस पर शोरगुल मचता है, तो इसीलिए उन्होंने कम्युनल कहा। तो मैं कहूंगा कि अगर संसद एक परिवार के लिए कानून बना सकती है तो दूसरे ठीक है। मैं संदीप जी, ये पॉइंट तो हम काफी देर से डिस्कस कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, कई अदर सोसाइटीज जिनका बार बार जिक्र आता है तर्क में हमेशा, चाहे वो सरना आदिवासी हो, नॉर्थ ईस्ट के, जिनकी जिक्र अभी महिमा जी ने कहा कि हमने चुनौती दी थी, आ जाइए यहां पर बैठकर बात करिए, कोई नहीं आए। और ये बात सही है कि व्यवहारिक रूप से वो चुनौतीपूर्ण रहेगा, तो क्या कुछ एक्सेप्शनल केसेस के साथ में इसको आगे बढ़ाया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, उत्तराखंड में यूसीसी पे काम चल रहा है, और आपने देखा कि ऐसा नहीं हुआ कि धामी जी ने एक दिन सोचा और दूसरे दिन यूसीसी आ गया। उस पे जज के डायरेक्शन में एक कमेटी बनी, लोगों से सब सुझाव लिए गए और सभी सुझावों को उसको अंगीकृत करते हुए यूसीसी बिल आया। तो अगर यूसीसी के बारे में माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में संसद के अंदर आएगा, सुबह बिल पेश होगा, शाम को मतदान होगा और रात में नोटिफाई हो जाएगा। इस तरह से कार्य नहीं होगा। निश्चित ही यूसीसी पे डिबेट होंगे और बहुत ही सभी पक्षकारों को, सभी स्टेक को सुना जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हो, किसी भी पंथ को मानने वाले हो, महिलाओं के अधिकारों को, आदिवासी सबके सुझाव लिए जाएंगे, उसके बाद आ जाएगा। महिमा जी, अगर ऐसा होता है तो इसमें तो कोई आपत्ति नहीं, सबसे बात की जाए और उसके बाद में इसको लागू किया जाए। देखिए, 2 बातें अभी हुई आपके पैनल पे डॉक्टर तिवारी। पहली तो कि मैं अधिवक्ता भी हूँ, महिला भी हूँ और बहुत सारे किरदार निभाती हूँ समाज में, परिवार में। लेकिन आपके पैनल पर नीचे दी हुई पट्टी पर लिखा है प्रवक्ता कांग्रेस। महिमा सिंह आपके पैनल पर कांग्रेस की प्रवक्ता है, इसलिए ये तो बड़ा अन्याय होगा कि अगर आप यहाँ ये लेबल करना शुरू कर दें कि हमने महिमा सिंह से महिला होने के आप मुझे अधिवक्ता के तौर पर बुलाइए, उसके बाद जो है फिर देखा जाएगा कि उसके कानूनी पहलुओं पर मैं बात करूंगी। ठीक है, आप कांग्रेस का पक्ष रखें, पर बात कर रही हूँ। मैं मैं नागालैंड का अपना अनुभव बता रही हूँ, जहां भाजपा हमसे मुंह फेरे रही, पूरे समाज से मुंह फेरे रही। अब मैं आपको 2 उदाहरण दूंगी, मात्र 2 उदाहरण, जिससे पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाती है, बल्कि तुलनात्मक उदाहरण। एक तरफ जम्मू कश्मीर है, जहां 10 साल से ज्यादा हो गए चुनाव नहीं हुआ। 370 वोट हटाने को बहुत बड़ा कदम, बहुत बड़ी शाबाशी का पात्र मानती है भाजपा अपने आप को। और वहीं दूसरी तरफ
आज हम एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं, समान नागरिक संहिता पर, जिस पर विधि आयोग ने कहा नाइदर डिजायरेबल नॉर नेसेसरी, ना तो ये वांछित है ना इसकी आवश्यकता है, और ये विधि आयोग 2018 में मोदी सरकार के तहत ही इसको गठित किया गया था। तो एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि इस राज्य में चुनाव कराइए, सितंबर तक कराइए, लेकिन उस पर सरकार चुप है, वो अर्जेंट सिचुएशन है। ठीक है। दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय भी कह रहा है डेड लेटर है समान नागरिक संहिता, विधि आयोग भी आपको बता रहा है ना वांछित है ना आवश्यक है, लेकिन उसके आप पीछे पड़े हुए हैं। तो इससे ये पता चलता है इस सरकार की प्राथमिकताएं अपनी राजनीतिक, जो उनके अपने, ठीक है, ये आपका पॉइंट ठीक है, इसका ये इस पर नागरिकों से समाज नहीं ठीक है। अनिरुद्ध जी, विधि आयोग की रिपोर्ट का कई बार जिक्र अभी महिमा जी ने किया है, और महत्वपूर्ण भी, और वांछित कितना है अभी इस समय क्या है, जब कोई आयोग का गठन होता है 50 सदस्य होते हैं, कहीं कोई क्या होगा वही पन्ना लेके लोग घूम रहे हैं। समस्या क्या है कि 240 जब सीट आई, ये लोग बैठ के चिल्ला रहे थे हर डिबेट में, यूसीसी के बारे में बताओ ना, वक्फ बोर्ड के बारे में बताओ ना। ऐसा हो गया कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं को जवाब नहीं सूझ रहा है, और ना इनको जवाब सूझेगा किसी को, क्योंकि वक्फ बोर्ड भी आ गया, यूसीसी भी आने वाला है। इनको लगता था कि लाल किला के प्राचीर से वो फालतू की बातें हो जाएंगी, और इधर उधर की बातें इनके समझ में यही था 240 आया है, मोदी काम ही नहीं कर पाएंगे। इन लोगों के दिमाग में समझ में नहीं आया कि यूसीसी भी आ रहा, आगे आगे आप देखते जाइए, ये लोग डिबेट में कहीं ये लोग भाग न जाए। अभी तक आपने यूसीसी के बारे में डिस्कशन किया, गोल गोल जलेबी की तरीके से, ये वो। अरे भाई सिंपल सी बात बताओ ना, आप टेक्निकल विषय बताने के लिए सुप्रीम कोर्ट के लॉयर बैठे हैं यहाँ पे, आप सिर्फ सिंपल सी बात बताइए कि क्या कहते हैं, एक देश में 2 लोग रहते हैं, आप जनजाति का, इनकी ठीक है, मैं एक बार फिर पूछ लेता हूं, मैंने कई बार पूछा, एक कानून होना चाहिए नहीं होना चाहिए, महिमा जी इस पर, ये तो एक सिंपल सवाल है, इस पर एक राय तो रख सकती हैं आप, क्योंकि आप तुष्टीकरण की राजनीति, वो कैसे होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो एक अलग है, लेकिन एक कानून होना चाहिए नहीं होना चाहिए। महिमा जी, एक कानून होना चाहिए सबके लिए, साधारण सी बात। डॉक्टर तिवारी, आपको भी ये बात मालूम है कि जो सवाल आप पूछ रहे हैं इसका ना उत्तर इतना सीधा है ना समाधान इतना सीधा है। जैसा मैंने कहा, ये देश अनेकताओं में एकता का देश है। आप अमेरिका, यूरोप से हमारे देश की जब तुलना करते हैं, जब हम करते हैं तो कहा जाता है कि अरे भारत में भारत की बात कीजिए, लेकिन आज जब आप समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं तो आप कहते हैं नहीं भाई फलाने देश को देखो, उस देश को देखो। हम ये कहते हैं हमारा देश एक बहुत यूनिक देश है, हमारे देश के अंदर अनेकता में एकता है, और इन 700 जनजातियों जिनकी बात उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में लाई गई नहीं, इनका ध्यान रखा जाए तब तो एक कानून होना चाहिए, इनका ध्यान रखा जाए। नागरिक संहिता के अंदर आज तक उत्तराखंड में जनजातियों को उत्तर नहीं दिया जा सका है। हाँ कि ना भैया, जो वोट दिए थे 99 तक पहुंचाए थे, हाँ कि ना? डॉक्टर तिवारी आप बताइए, डॉक्टर तिवारी आपने मुझसे सवाल पूछा था, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, उत्तराखंड की जनजातियों का क्या फेट होगा, क्या आगे की तकदीर होगी, इसका जवाब सरकार दे चुकी क्या उन्हें? नहीं दे पाई। अब आपने मुझसे प्रश्न पूछा है तो मैं व्यवहारिक रूप से, क्योंकि मैं उत्तराखंड और कुछ राज्यों को बड़ा करीब से जानता हूं, तो मैं एक चीज आपको बता दूं, बहुत सारी चीजें हैं। अनिरुद्ध जी ने बातों बातों में कह दिया था, चाइल्ड मैरिज कई जगह राजस्थान में होती है, लेकिन वो गैर कानूनी है और गैर कानूनी रहेगी, लेकिन कई जगहों पर होती है। कई परंपराएं हैं जिनका पालन हो रहा है, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको, अब महिमा जी आप एक प्रश्न पूछ के सुनिए तो सही, 1 मिनट, आपने प्रश्न पूछ लिया तो मुझे जवाब देने दीजिए, एक अवसर दिया आपने। हरियाणा में एक गोत्र में, यानी बहुत दूर दूर में अगर शादी हो जाए तो क्या होता है आप जानती हैं। वहीं दक्षिण में मामा और भांजी की शादी होती है, परंपरा चली आ रही है, देश के बहुत प्रसिद्ध लोग रहे हैं, और महाराष्ट्र में भी यह परंपरा कई जगहों पर है। यह देश ऐसी विविधताओं का है। अब क्या इस बिना पर आप यह कहेंगे कि कानून, कि जमीन खरीदने का कानून, बच्चा गोद लेने का कानून, विवाह के कानून, इन कानूनों को यूनिफॉर्मिटी में नहीं लाना चाहिए? एक संस्कृति, एक आदिवासी परंपराएं अपनी जगह, उनका अनुपालन होना चाहिए, और वो हो रही, उनको छेड़ा नहीं जाता है बहुत जगहों पर। मैं 2 पंक्ति में आपकी बात का उत्तर दूंगी, 2 पंक्ति में। अभी थोड़ी देर पहले हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात हुई थी, उस सक्सेशन एक्ट में 2005 में संशोधन कांग्रेस सरकार ही लाई थी। हम बिल्कुल मानते हैं कि समानता, हम बिल्कुल मानते हैं कि समाज में जो है कानून के मामले में एक रूपता आवश्यक है, लेकिन उसे करने का तरीका होता है। वो सरकार जो सांसदों को बर्खास्त करती हो, माइक बंद करके कानून पारित करवा लेती हो,
वो राजीव सरकार गांधी इन ने कानूनों के साथ क्या करेगी? किया था? अभी आप देखिए ना दंड संहिता के साथ क्या हुआ, तो इसलिए तरीके के साथ ठीक है, तरीके के साथ मैं आपकी बात समझ गया। कुमार राकेश जी की जरा ऑडियो दी जाए। कुमार राकेश जी, मुझे ये बताएं, अब थोड़ा सा पत्रकार वाली बात आप छोड़ दीजिएगा। महिमा जी ने क्या बोला है, नाराजगी आपकी कांग्रेस पर, वो सब छोड़ दीजिएगा। मुझे ये बताइए व्यवहारिक रूप से कितना संभव है, कौन सी चुनौतियां आएंगी और कैसे डील, संक्षेप में, क्योंकि अब अंतिम दो मैं सबका एक एक कमेंट लूंगा। अंतिम मैं संक्षेप नहीं, मैं बस टू द पॉइंट बात करूंगा। मैं थोड़ा सा, महिमा जी से आपने बार बार पूछा, सभी ने पूछा कि आप समर्थन में है या नहीं है, तो खैर वो उनका अपना अधिकार है, उन्होंने सीधी बात जवाब नहीं दी और कांग्रेस आज की तारीख में दे भी नहीं सकती, क्योंकि वैचारिक मामलों में कहीं न कहीं दरिद्रता दिख रही है कांग्रेस में। मैं सीधी बात कर रहा हूं। AR अंतुले 2004 से 9 में मंत्री थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को कहा था अल्पसंख्यक के लिए, उनको इस्तीफा देना पड़ा। उसके अलावा इन्होंने नागालैंड की बात कही, पूरी नॉर्थ ईस्ट की आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, मैं भी घुमा हूं, देखा हूं स्टडी, 371A से लेके F तक का स्ट्रक्चर। विद्वान संदीप जी भी है यहाँ पे और महिमा जी विद्वान अधिवक्ता है। उसका स्ट्रक्चर क्या है? आप चाहते हैं जहां जहां शांति हो वहां अशांति हो जाए, देश उलझ जाए, सरकार उलझ जाए, लोग भ्रमित हो जाए। ऐसा नहीं होगा। अभी जो स्थिति है, बार बार जो आप कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को कई बार पूरी स्वतंत्रता है और कई ऐसे निर्णय हुए हैं, जैसे केजरीवाल जैसे भ्रष्ट लोगों को निकाला गया जेल से, उसमें सम्मान के साथ मैं बात कर रहा हूं, क्यों और ऐसा क्यों, कैसा, और सरकारी खर्चों से उनका केस लड़ा जा रहा है। ये कौन सा संविधान है, कौन सा कानून है, कैसा देश है? नहीं ठीक है कुमार जी, अभी फिर लंबा चले जाएंगे, इतना समय इस पर नहीं है। ठीक है, संदीप मिश्रा जी की आवाज। संदीप मिश्रा जी, मुझे ये बताएं, आपकी अभी और संक्षेप में ही जानना चाहूंगा, हालांकि आपने इशारा किया है। महिमा जी, मैं आऊंगा एक एक करके, फाइनल कमेंट पे जा रहे हैं। जब भी कोई इस तरह का बयान आता है, ऐसा नहीं कि आज दिया गया है, 1 साल पहले भी इससे लंबा भाषण हुआ था, बहस हुई थी, जब से आई है सरकार तब से बात हो रही है, सरकार नहीं आई थी तब भी ये बातें होती थी। व्यवहारिक रूप से आपको क्या लगता है, इमीडिएट एक्शन 370 राम मंदिर के बाद यूसीसी इस टेन्योर का सबसे बड़ा एजेंडा रहने वाला है? बिल्कुल रहने वाला है। अगर रहने वाला नहीं होता तो लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री इस बात को नहीं बोलते। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं होगा कि अचानक आएगा, जो मैंने बात पहले कही कि सुबह आएगा शाम तक एक्ट बन जाएगा, ऐसे नहीं होगा। सभी लोगों की बात सुनी जाएगी। और जैसे वक्फ एक्ट के बारे में हुआ कि आपने देखा कि जेपीसी को मैटर रिफर किया गया, तो सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि विविधताओं से भरा हुआ देश है, तो सभी लोगों को सुना जाना आवश्यक है। ठीक है महिमा जी, 370 के बारे में आपने कहा था खून की नदियां बह जाएंगी, होगा, वो सब हो गया, 370 जो है हटा दिया गया, और इसी तरह से कन्विक्शन के साथ में यूसीसी भी ले आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बीजेपी का ये दावा है, उनके अंदर इच्छा शक्ति है। आप लोगों का स्टैंड क्या होगा आने वाले दिनों में, कांग्रेस प्रवक्ता के नाते आप बताएं? ये ले आएंगे या नहीं, वो तो मैंने आपको कहा, ये जिस तरह की आधी अधूरी 1/3 सरकार है, जैसा जयराम रमेश जी बार बार कहते हैं, वो तो देखने वाली बात है। दूसरी बात ये है, आपने मुझसे बार बार पूछा ये होना चाहिए या नहीं। मैं एक सवाल के साथ आपके दर्शकों को और आपको छोड़े जाती हूं। क्या भारत जैसे विविध देश के प्रधानमंत्री को एक धर्म के साथ प्रत्यक्ष रूप से खड़े हुए दिखाई देना चाहिए या नहीं? नहीं, वो सभी धर्मों के साथ खड़े, मुझे नहीं लगता कि ये स्टेटमेंट को ये कांग्रेस प्रवक्ता वाला आपका स्टेटमेंट रहा। लेकिन अनिरुद्ध जी, मैं इसको अनुत्तरित नहीं छोड़ना चाहता हूं, चलते चलते संक्षेप में अनिरुद्ध जी। देखिए क्या है कि कांग्रेस के हर प्रवक्ता को अब जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 4 जून के बाद सब चिल्ला रहे थे टीडीपी साथ नहीं आएगा, ये नहीं साथ आएंगे, हम सरकार बना लेंगे, सरकार बन गई। फिर बात हुआ कि इनकी ये तो सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे, इन पे कोई चर्चा नहीं हो पाएगी, ये लोग साथ नहीं आएंगे। पता चला वक्फ बोर्ड पे एक जगह बरनाल खत्म नहीं हुआ था, दूसरे जगह पता चला कि कुल मिलाकर देखिए, आज लाल किले की प्राचीर से जो कुछ कहा गया, उसके बाद एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है, मोदी 3.2 में यूसीसी 370 राम मंदिर की तरह एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। थोड़ा समय लगेगा, संदीप जी ने जैसा कहा, लेकिन निश्चित तौर पर इस बार एक कन्विक्शन, एक इच्छा शक्ति के साथ में ये सरकार आगे बढ़ रही है। यूसीसी इस बार आ सकता है, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया, इस पर बड़ी डिस्कशन होती रही, चर्चा यहां भी हुई। हालांकि इसके टेक्निकल पॉइंट्स पर पहले भी कई बार बात हुई है, लेकिन आज बात यह रही कि लाल किले से आज इस मुद्दे को उठाने का विशेष महत्व था। संदीप जी आपका, कुमार राकेश जी आपका, अनिरुद्ध जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महिमा जी आपका विशेष धन्यवाद। मैं अब भी आपको तीनों भूमिकाओं में मानता हूं, आपका विशेष धन्यवाद देता हूं।